बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि अंग्रेजी सरकार या ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 3 तरह के भू बंदोबस्त या लैंड रिवेन्यू सिस्टम को लागू किया। इसमें पहला था परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा रैयतवारी सिस्टम, तीसरा महलवारी सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट पर हमने विस्तार से चर्चा कर दी थी। रिवीजन के लिए मैं यह पुनः आपको बता देना चाहता हूँ कि परमानेंट सेटल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़मींदारों को ज़मीन का मालिक मान लिया था। बदले में ज़मींदार एक निश्चित राशि कंपनी सरकार को देती। यह राशि हमेशा के लिए निश्चित कर दी गई थी। यही वजह है कि इसे परमानेंट सेटलमेंट या अस्थाई बंदोबस्त कहा गया। अब हम लोग आज दूसरे टॉपिक पर उतरते हैं, जो रैयतवारी बंदोबस्त के रूप में देखा जाएगा। रैयतवारी बंदोबस्त भी एक तरह का भू बंदोबस्त ही था, जो अंग्रेजी शासनकाल में लाई गई थी। इसे मद्रास तथा बम्बई के प्रांत या प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। यह दूसरी भू बंदोबस्ती भी कहलाती है। इसका एक्सपेरिमेंट शुरुआत में कैप्टन रीड ने किया था। 12 महल एक क्षेत्र है, वहीं पर इन्होंने इसे प्रयोगात्मक रूप में देखा था, लेकिन इसे व्यवस्थित रूप से, सिस्टमेटिक रूप से पहली बार थॉमस मुनरो नामक एक अधिकारी ने 1820 ईस्वी में मद्रास प्रांत में लागू किया। फिर बाद में इसी व्यवस्था को एल्फिंस्टन महोदय ने बम्बई प्रांत में लागू किया। देखिए, यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता इस बात की है कि अंग्रेज़ों ने सबसे पहले किस प्रांत को जीता? बंगाल प्रांत को जीता। वहाँ उन्होंने किस व्यवस्था को लागू किया? अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट। लेकिन बाद में उन्होंने मद्रास और बम्बई प्रांतों पर भी अपनी विजय हासिल कर ली। इन क्षेत्रों में उन्होंने किस व्यवस्था को लागू किया? रैयतवारी व्यवस्था। रैयतवारी व्यवस्था और अस्थाई बंदोबस्त दोनों ही भू बंदोबस्त है, लेकिन इन्हें अलग अलग समय में और अलग अलग प्रदेश या क्षेत्र में लागू की गई थी। अब हम लोग जानेंगे कि रैयतवारी भू बंदोबस्त का स्वरूप क्या था, नेचर क्या है, उसकी विशेषताएं या फीचर्स क्या है। तो सबसे पहला पहलू इसका बनता है कि यह एक अस्थाई बंदोबस्त थी। अस्थाई का मतलब टेम्पोररी सेटलमेंट थी। इसमें प्रत्येक 20 या 30 वर्षों के अंतराल पर लगान की दर में पुनः संशोधन लाई जाती थी। तो ये संशोधन कौन लाता था? अंग्रेजी सरकार, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी। चूँकि इसमें बराबर संशोधन होती थी, 20 या 30 साल के अंतराल पर संशोधन होती थी, अतः इसे क्या कहा गया? अस्थाई बंदोबस्त। तो रैयतवारी बंदोबस्त की पहली विशेषता क्या है? यह एक अस्थाई बंदोबस्त है। जबकि अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट की विशेषता क्या थी? वह एक अस्थाई बंदोबस्त थी। दूसरी बात, इसमें रैयतवारी बंदोबस्त में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसानों को ज़मीन का मालिक मान लिया। कोई मध्यस्थ इसमें नहीं रहा। देखिए, परमानेंट सेटलमेंट में क्या था? परमानेंट सेटलमेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी या सरकार ने किसको मालिक माना था? ज़मींदार को। लेकिन रैयतवारी में किसको मालिक माना? किसान को। और किसान को ही रैयत बोला गया है। यही वजह है कि इस बंदोबस्त को रैयतवारी व्यवस्था भी कहा गया, क्योंकि सरकार ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसानों से सीधा संबंध स्थापित किया, किसानों को ज़मीन का मालिकाना हक दे दिया। यहाँ कोई मीडिएटर या मध्यस्थ नहीं रहा।
अस्थाई बंदोबस्त में मीडिएटर कौन था? जमींदार थे। आप ख्याल कीजिए, उसमें मैंने एक ट्रेंगल बना करके समझाया था। उस ट्रेंगल में 3 बिंदु थे। एक ईस्ट इंडिया कंपनी या सरकार को बताता था, दूसरा बिंदु जमींदार को और तीसरा किसान को। लेकिन अस्थाई बंदोबस्त किसके किसके बीच हुआ था? सरकार और जमींदार के बीच में। लेकिन रैयतवारी बंदोबस्त में क्या हो रहा है? सरकार सीधे सीधी किसान से समझौता कर रही है, यानी इसमें मध्यस्थ नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। किसान प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली लगान या टैक्स सरकार को देगी, यह तय हो गया। इस व्यवस्था में यह निश्चित किया गया कि टैक्स किसको देना है? किसान को। सीधे सीधे किसको देगा वो किसान? सरकार को देगा टैक्स। अगली बात यह होती है कि इसमें सामान्यतः उपज का 50 से 55% तक भाग सरकार टैक्स के रूप में ले लेती थी। किसान जो पैदा करते थे उसका 50 से 55% भाग, यानी लगभग आधा या उससे थोड़ा अधिक भाग सरकार ले लेती थी। यह राशि ध्यान रखने योग्य है कि यह राशि काफ़ी अधिक थी। 50% सरकार को ही देना पड़ जाता था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है कि इसके लागू करने का कारण क्या था या उद्देश्य क्या था? सरकार ने रैयतवारी बंदोबस्त को क्यों लागू किया? उसने पहले ही बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू कर दी थी, तो आखिर इसमें क्या समस्या आई जो सरकार ने एक नया भू बंदोबस्त लागू किया फिर दूसरे जगहों में? देखिए, अस्थाई बंदोबस्त जो थी उसमें कुछ समस्याएं देखी गई। सबसे पहली समस्या यह बनती है कि सरकार को लंबे समय में इसमें आर्थिक घाटा, फाइनेंशियल लॉस हो रहा था। फाइनेंशियल लॉस क्यों हो रहा था? आर्थिक घाटा क्यों हो रही थी? इसका सीधा कारण था कि यदि कृषि भूमि का विस्तार होता, उत्पादन बढ़ता, उससे जो अतिरिक्त लाभ होता तो वो किसके पॉकेट में जा रहा था? जमींदार के पॉकेट में, जो कि मध्यस्थ था। लेकिन कंपनी को जो जमींदार देता, ये तो शुरू में ही फिक्स कर दिया गया था, तो कंपनी को या सरकार को किसी तरीका का अतिरिक्त लाभ नहीं हो पा रहा था। अतः लंबे समय में सरकार को इससे आर्थिक घाटा उठानी पड़ रही थी। इसका एक और संदर्भ बनता है। देखिए, मुद्रा का वैल्यू क्या होता है? वो घटते चला जाता है। तो जिस रेट पर बात पहले हुई थी, मुद्रा का वैल्यू घट रहा है, यदि उसी रेट पर उसको आगे भी मिलता रहता है पैसा, तो उसमें क्या है? मुद्रा का वैल्यू तो घट गया। तो उस स्थिति में सरकार को क्या हुई? फाइनेंशियल लॉस उठानी पड़ रही है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कृषक तथा कृषि का विकास भी नहीं हो पा रहा था। जमींदार क्या करते थे? जमींदार धीरे धीरे काफ़ी संपन्न होने लगे। वे शहरों में रहने लगे, ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ करके, गाँवों को छोड़ करके शहरों में रहने लगे। बीच में और बहुत सारे एजेंट्स या मीडिएटर्स को खड़ा कर दिए। इससे अनुपस्थित एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का विकास होने लगा और इन सब से कृषि का विकास प्रभावित हुआ। कृषि में विकास नहीं हो पा रहा था। कृषक की स्थिति कमज़ोर होते जा रही थी। ठीक है, अतः अंग्रेज़ों ने ये समझा कि अब एक नई व्यवस्था को लागू करना चाहिए जो अधिक कारगर होगी। पुनः एक पहलू और इसमें बनता है। उस समय इंग्लैंड में डेविड रिकार्डो नाम के एक अर्थशास्त्री थे। इन्होंने एक थ्योरी दिया था जिसका नाम है एवरेज रेंट थ्योरी, औसत लगान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया कि औसत रूप से जो लगान होता है उसको सरकार को वसूल लेना चाहिए, अन्यथा अनुपस्थित जमींदारी का विकास होता है। इससे उत्पादकता पर भी प्रभाव पड़ती है। अतः जो अंग्रेज अधिकारी इस समय मद्रास या बम्बई क्षेत्र में थे, उनमें से अधिकांश इस थ्योरी से भी प्रभावित थे और उन्होंने रैयतवारी बंदोबस्त को लागू किया। अब हम लोग चलते हैं इसके परिणाम पर।
देखिए, परिणाम में सीधे सीधे हम लोग गौर करते हैं तो लगता है कि किसानों को ज़मीन का मालिक मान लिया गया, तो किसानों की स्थिति सुधरी होगी। ज़मींदारी व्यवस्था या परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, ज़मींदार को ज़मीन का मालिक माना गया था, लेकिन रैयतवारी में तो किसान को ज़मीन का मालिक मान लिया गया। तो यानी यहाँ पर ज़मींदार की तुलना में किसानों को लाभ मिला, लेकिन वस्तुतः यह स्थिति नहीं थी, यह सच्चाई नहीं थी। यहाँ क्या हो रहा था कि कंपनी खुद एक बड़े ज़मींदार की भूमिका में आ गई और कंपनी किसानों से बहुत ज़्यादा टैक्स या रेवेन्यू वसूलने लगी, ऊंची दर पर लगान लेने लगा। अतः इनके पास बचत बहुत कम होने लगा। कई बार देखने को ये भी मिला कि बाढ़ या सूखा या किसी प्रतिकूल परिस्थिति के चलते फसल प्रभावित हो गई, बर्बाद हो गई, तो भी किसानों को लगान की राशि सरकार को समय पर देनी पड़ती थी। इससे क्या होता था कि किसानों को समस्या आने लगी। इस स्थिति में किसान क्या करते, उधार लेते। किससे उधार लेते, साहूकार या महाजनों से उधार लेते। साहूकार महाजन किसको बोला गया है, मनी लेंडर्स। आप ग्रामीण क्षेत्र में आज भी देखिए तो क्या होता है, बड़े बड़े महाजन या साहूकार होते हैं, वो लोग किसानों को उधार देते हैं। उधार देते हैं, उस पर क्या लगाते हैं, ब्याज, इंटरेस्ट। और वो ब्याज क्या होता है, धीरे धीरे काफ़ी बढ़ता चला जाता है। वो मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट जो है उससे बढ़ते चला जाता है और धीरे धीरे किसान जो है ऋण जाल में फंस जाते हैं। ऋण जाल का मतलब डेब्ट ट्रैप, इसमें फंसते चले जाते हैं और इससे निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इन परिस्थितियों में क्या होता है, उनकी ज़मीन पर कब्जा किसका हो जाएगा, साहूकार महाजनों का, और किसान क्या बन जाएंगे, भूमिहीन, लैंडलेस लेबर के रूप में वो कन्वर्ट हो जाएंगे, टर्न्ड आउट हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि कृषि का वाणिज्यीकरण। देखिए, कृषि का वाणिज्यीकरण क्या होता है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जब कृषि के क्षेत्र में नगदी फसल, कैश क्रॉप्स को पैदा करने का प्रयास किया जाता है, जैसे चाय, कॉफ़ी, पटसन, कपास, ये सब चीज़ नगदी फसल कहलाते हैं। इनको पैदा किया जाता है तो इनसे क्या है, ये बाज़ार में बेचकर आसानी से नगद राशि इसमें मिल जाती है। किसानों को भी लगा कि हम चूँकि आर्थिक समस्या आ रही है, बहुत ज़्यादा टैक्स ले लिया जाता है, तो नगदी फसल को बोएंगे तो इसमें हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। दूसरी बात, सरकार इसके लिए किसानों पर सतत रूप से कंटिन्यूअसली दबाव बना रही थी कि आप कृषि का वाणिज्यीकरण करें, नगदी फसलों को पैदा करें, इससे आपको ज़्यादा लाभ होगा। अमेरिका में एक क्रांति हुई थी, अमेरिका से ही कपास इंग्लैंड जाता था, लेकिन अब कपास अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हो जाती है, इसके चलते अमेरिका से इंग्लैंड को कपास नहीं जा पा रहा है। तो भारत में अंग्रेज़ों ने सोचा कि कपास को पैदा कराया जाए और दक्कन क्षेत्र के किसानों को कपास पैदा करने के लिए प्रेरित किया गया। किसान भोले भाले थे, उनको समझ में नहीं आई, वो भी कपास पैदा करने लगे। लेकिन अचानक अमेरिका का गृह युद्ध यानी सिविल वार समाप्त हो गया। उस परिस्थिति में क्या हुआ, इंग्लैंड फिर से अमेरिका से ही कपास मंगाने लगा। भारतीय कपास या दक्कन क्षेत्र के किसानों के कपास की मांग घट गई, लेकिन उनके खेत में तो कपास काफ़ी पैदा हो चुका था, उसको खरीदने वाला कोई नहीं था। तो क्या हुआ इसका परिणाम, अब उनके पास पैसे की कमी हो गई। अब वो उधार भी लेने जा रहे थे तो मनी लेंडर्स उनको उधार नहीं दे रहे थे, इससे समस्या पैदा हुई। और इसी पृष्ठभूमि में दक्कन में दंगा शुरू होता है, डेक्कन रायट इसको कहा गया। यह 1875 ईस्वी में होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसानों को रैयतवारी बंदोबस्त में ऊपर से देखने में कुछ लाभ जरूर नज़र आ रहा था, लेकिन अंततः यह व्यवस्था भी किसानों के हित के प्रतिकूल थी, वो उनके लिए अनुकूल नहीं थी। इसमें उन्हें आगे जाकर समस्या ही देखने को मिली। इस प्रकार हमने देखा कि रैयतवारी बंदोबस्त भी किसानों के लिहाज से अनुकूल नहीं थी
और ईस्ट इंडिया कंपनी केवल अपना ही फ़ायदा इसमें देख रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ ये फ़ायदा ज़रूर नज़र आया कि मध्यस्थ जो अतिरिक्त लाभ उठा ले जा रहे थे अस्थाई बंदोबस्त में, उससे वो यहाँ पर बच गए। लेकिन कुल मिलाकर यह व्यवस्था भी नकारात्मक ही सिद्ध हुई। देखिए, हम लोग आज रैयतवारी बंदोबस्त पर चर्चा कर चुके। इसका एक तुलनात्मक अध्ययन हम लोगों ने रैयतवारी और परमानेंट सेटलमेंट दोनों का आपस में कर लिया। आप इसको पुनः दोनों व्यवस्थाओं को साथ साथ रख करके पढ़िए, समझिए। कोई दिक्कत होता है तो अगले क्लास में पूछिए। अब हम लोग अगले क्लास के लिए तैयारी करेंगे महलवारी बंदोबस्त की। महलवारी बंदोबस्त तीसरे तरह की भू बंदोबस्ती थी, और महलवारी बंदोबस्त पढ़ाने के बाद हम लोग पूरे भू बंदोबस्त जो तीनों तरह की लैंड रिवेन्यू सिस्टम थी उसका एक क्या प्रभाव, सम्मिलित प्रभाव क्या पड़ा किसानों पर या पूरी व्यवस्था पर, उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद, थैंक यू।